23 तारीख को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और इन विधानसभा के चुनाव में महायुति की वापसी हो गई। वापसी ऐसी हुई है कि महायुति की सरकार आने वाले 5 सालों तक बिना किसी दबाव के काम कर सकती है। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ा झटका लगा है विपक्षी अलायंस महाविकास आघाड़ी को। महाविकास आघाड़ी जहां एक तरफ सत्ता के सिंहासन पर बैठने का सपना देख रही थी, वहीं अब उसके भविष्य पर सवाल उठने लगा है। सवाल कई सारे पूछे जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल शरद पवार के भविष्य को लेकर बताया जा रहा है। हालांकि शरद पवार ने अपने रिटायरमेंट का एक तरह से अनाउंसमेंट कर दिया था, लेकिन इस चुनाव के बाद अब शरद पवार की चुनौतियां बढ़ चुकी है। चुनाव के नतीजों के बाद शरद पवार के सामने कौन कौन सी इमीडिएट चुनौती होगी, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 23 तारीख को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए, उसमें सत्ताधारी महायुति को 230 सीटें मिली हैं और इससे ये पता चलता है कि 5 सालों तक अब महायुति की सरकार चलाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन इस चुनाव के नतीजों में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी को नंबर्स मिले हैं, वो अपने आप में चिंताजनक है। महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियों की अगर बात करें तो इन लोगों ने 50 का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। शरद पवार, जिन्हें महाराष्ट्र के चुनाव की राजनीति का चाणक्य माना जाता है, उनको महज 10 ही सीटों पर जीत हासिल हुई है। शरद पवार के सामने इमीडिएट जो सबसे पहली चुनौती है, वो चुनौती है पार्टी पर अपनी दावेदारी करना। आपको बता दें कि 2023 में जब अजित पवार शरद पवार से अलग हुए थे, उसके बाद से ही लगातार जो पार्टी के ऊपर दावेदारी का मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है। अजित पवार का ये कहना है कि पार्टी के ज्यादातर विधायक उनके पास हैं, तो पार्टी असलियत में उनके पास होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट में ये जो केस चल रहा है, इस केस में लगातार शरद पवार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि पार्टी के असली दावेदार हम हैं। लोकसभा चुनाव के जिस तरह से नतीजे आए थे, उसके बाद शरद पवार की पार्टी को अच्छा खासा फायदा हुआ था और उस वक्त ये कहा जा रहा था उनकी पार्टी की तरफ से कि जनता ने दिखा दिया है कि असली एनसीपी कौन है और असली एनसीपी का दावेदार कौन है। लेकिन इस चुनाव के विधानसभा चुनाव के बाद ये स्थिति पूरी तरह से पलट चुकी है, क्योंकि इस जो नतीजे हैं, इसमें अजित पवार को 41 सीटों पर जीत हासिल हुई है, वहीं शरद पवार को 10 सीटों पर जीत हासिल हुई है। तो ऐसे में अगर कोर्ट में दावेदारी की इस वक्त बात आए, तो हो सकता है कि अजित पवार का पलड़ा भारी होगा। शरद पवार के सामने दूसरी चुनौती है अपने विधायकों को एकजुट रखना। आपको बता दें कि एनसीपी हमेशा से ही एक ऐसी पार्टी रही है और उसके विधायक ऐसे रहे हैं जो हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं। जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए हैं और शरद पवार के पास महज अब 10 ही विधायक रह चुके हैं, तो ऐसे में शरद पवार के इन 10 विधायकों का अजित पवार के साथ चले जाने की संभावना जो है वो बढ़ती जा रही है। शरद पवार के सामने चुनौती है कि वो कैसे अपने इन 10 विधायकों को वो अपने पास एकजुट रखते हैं, क्योंकि जिस तरह से शरद पवार के साथ 2023 में खेल हुआ था, उसमें कई सारे ऐसे विधायक थे जिन्होंने ये कहा था कि हम जो है अजित पवार से बात करेंगे, उनसे मनाने की कोशिश करेंगे और उनसे बातचीत करके हम मामला जो है निपटाने का काम करेंगे। लेकिन जब ये लोग अजित पवार से बात करने चले गए, तो वो अजित पवार के साथ शामिल हो गए। तीसरा, शरद पवार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो आने वाले स्थानिक चुनाव है। आपको बता दें कि जैसे ही ये चुनाव खत्म हुए हैं, उसके बाद महाराष्ट्र की कई सारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और कई सारे जिला परिषद के चुनाव होने हैं और इन अगर असेंबली इन म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस की और जिला परिषद की अगर बात करें, तो यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर देखना जरूरी है कि किसको कितना वोट मिलता है। अगर इन चुनावों में शरद पवार की पार्टी को इसी तरह की करारी हार मिलती है, तो शरद पवार के चुनावी भविष्य और राजनीतिक भविष्य पर एक तरह से फुल स्टॉप लगने की भी आशंका है। तो ये कुछ इमीडिएट चुनौती इस वक्त शरद पवार के सामने है। लेकिन शरद पवार को चुनाव का चाणक्य कहा जाता है। 2024 में भी, 2014 में भी इसी तरह की बात कही जा रही थी कि शरद पवार का भविष्य खत्म हो सकता है, लेकिन उन्होंने कमबैक किया। अब देखना ही जरूरी है कि अब किस तरह से महाराष्ट्र में उनका कमबैक होता है।